हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर, और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, यहाँ हम मिल रहे हैं उदय बैच के अंदर, जहाँ आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाई जा रही है और बहुत सारे चैप्टर यहाँ हमने सीख भी लिए हैं, समझ भी लिए हैं और बहुत सारे चैप्टर को हमने डिवीजन भी कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज की बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ ना आज हम पढ़ने वाले हैं कविता, जो कि जुड़ी हुई है राष्ट्र प्रेम की भावना से, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस कहानी की, इस कविता के माध्यम से हमें सिखाई जा रही हैं। तो बच्चों, बढ़ते हैं कविता की ओर। पर उससे पहले ना मैं आपसे पूछूंगा एक शानदार सी पहेली, एक छोटी सी पहेली, ठीक है, जिसका आंसर आपको देना होगा। ठीक है, तो वो पहेली क्या है? तो पहेली इस तरीके से है: राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो मीठे गीत गुनाती, गीत सुनाती। ठीक है, तो यहाँ बच्चा, ठीक है, तो यहाँ बच्चा आपको बताना है कि इस पहेली का उत्तर क्या है। देखिए, हिंट तो आपको मिल ही गया होगा, और अगर नहीं आया है ना तो मैं बता देता हूँ कि इस पहेली का जो उत्तर है ना वो हमारे पाठ से भी संबंधित है। अब इससे बड़ा हिंट क्या हो सकता है? तो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या पहेली हो सकती है, क्या इस पहेली का उत्तर हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे आपको दिमाग लगाना है और उत्तर देना ही है। अगर देखो बेटा नहीं बनता है तो लेक्चर के अंत में इसका जवाब मैं देता जाऊंगा, ठीक है, पर अभी तो आपको दिमाग लगाना ही है कि इस पहेली का क्या उत्तर हो सकता है। इसी के साथ बेटा बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि पिछले वाले चैप्टर में, मतलब पिछली बार जो हमने क्लास करी थी, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें समझी थी, कौन कौन सी चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली थी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने रसखान जी को पढ़ा था, जिनका नाम, ओरिजिनल नाम जो है वो सैयद इब्राहिम रसखान है, और ये विट्ठल नाथ के जो है वो शिष्य हैं। होता ये है बच्चों कि पहले ना ये संसार में बड़े फंसे रहते हैं, ठीक है, संसार की माया इन्हें बहुत घेर लेती। फिर एक दिन इनकी बुद्धि जो है वो जागृत हो जाती है, कुछ ऐसा जीवन में इनके घटता है कि इनकी जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाते हैं, और वो ईश्वर की शरण लेते हैं और सैयद इब्राहिम बन जाते हैं रसखान। और रसखान भी इसलिए क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो काव्य शैली है वो रस की खान है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है रसखान। तो हमने रसखान को जाना था और पढ़े थे उनके कुछ पद। तो उन्हीं पद में से जो पहला पद हमने पढ़ा था वो ये था: मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, तो ये हमारा पहला पद था। इस पद में ना रसखान जी ने कहा था कि यदि मैं मनुष्य हूँ बनाऊँ, यदि मैं मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाऊं तो वहीं वृंदावन जाऊं और उन्हीं ग्वालों के बीच में जन्म लूं, उन्हीं ग्वालों के बीच में खेलूं। अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, ठीक है। अगर पक्षी ही बनना है, ठीक है, अगर पेड़ ही बनना है तो वही कालिंदी कुंज यानी कि यमुना जी के किनारे वाला पेड़ बनूं। तो कुल मिलाकर पहले पद में रसखान ये कहते हैं कि चाहे मैं कुछ भी बनूं, क्या ही हो जाऊं, अगर कहीं मुझे सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है तो वापस मैं ब्रज की तरफ ही जाऊं, यानी कि ब्रज भूमि में ही मेरा वास हो। तो इस तरीके से उन्होंने ब्रज भूमि के महत्व को, ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम को बताया था, ठीक है। दूसरा जो हमारा पद था वह इस प्रकार से था: या लुकटी अरु कमर या पर राज तिन्हू पुर को तजिडारों। ठीक है, तो यहाँ ना बेटा इस वाले में, ये वैसे दूसरा पद था, इस पद में बताया था रसखान जी ने कि कृष्ण भगवान की जो लकुटी है, मतलब जो लकड़ी है, और जो कंबल है जिसको लेकर वो गाय चराने जाते हैं, इस सुख को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं तीनों लोगों के सुख को बांट सकता हूँ, ठीक है। नौ अष्ट सिद्धियाँ, जो नौ निधियाँ कही जाती हैं, ठीक है, आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ जो हैं वो भी मैं इन पर बांट सकता हूँ। बस इस बात पर मैं बांट सकता हूँ कि मुझे कृष्ण का संग प्राप्त हो जाए, ठीक है, यानी कि उनके साथ मुझे रहने को मिल जाए, ठीक है। और फिर आगे रसखान यही बताते हैं कि मैं संसार, मतलब सोने चांदी से बने महल भी त्याग सकता हूँ और त्याग भी दूंगा, केवल मुझे करील की झाड़ी का जो गहन आनंद है वो भी कृष्ण के साथ प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से रसखान दूसरे पद में अपनी कृष्ण भक्ति को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं कि क्या है और किस तरीके से हम कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, ठीक है। अगला पद जो था वो था उनका गोपिकाओं की चर्चा को लेकर, ठीक है। तो इस पद में ना गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं कि भाई कृष्ण की जो मुरली है उसे चुराना है। अब क्यों चुराना है? क्योंकि भैया, सॉरी, वहाँ इस पद में वो ये चर्चा करती हैं कि मैं, हम जो हमारा भेष है, जो हमारे रहने सहने का तरीका है, वो स्वयं कृष्ण की तरीके से बना लेंगे, पर कृष्ण की जो मुरली है ना उसको हम अपने अधरों पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे भाई? क्योंकि वही तो सारी फसाद की जड़ है, उसी के कारण तो कृष्ण हमें भूल गए हैं। तो ये बात जो कहती है वो तीसरे पद में कहती है। अंतिम पद जो है वो है: कानने दे उंगरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका अर्थ समझ लो भैया। इस पद में, ये हमारा अंतिम पद था उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस पद में ना
रसखान जी ये बताते हैं कि गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं कि भाई कृष्ण भगवान जब मुरली बजाते हैं ना, तो मुरली की ध्वनि जो है वो कानों के अंदर जाए उससे पहले ही अपने कान पर हाथ लगा लूं, उंगलियां रख लूं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुरली की जो ध्वनि है वो इतनी मनोहर है, इतनी सुंदर है कि एक बार अगर आपने उसको सुन लिया तो फिर आप जो है ना, बिना उसको पूरा सुने, बिना कृष्ण के पास जाए रह नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी आपको समझाए। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आगे भी ये बताते हैं कि भाई कृष्ण की जो मुस्कान है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, आप उन्हें देखे बिना रह नहीं पाएंगे, चाहे आपको कितना ही लोग समझाएं। तो इस तरीके से उन्होंने चार पद जो हैं वो बताए थे, और इन चारों पदों का हमने एक बार फिर से रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, अगर इनको डिटेल में समझना हो बेटा तो वीडियो पढ़ा है, एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज ना हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका नाम है कैदी और कोकिला। और ना इस कविता के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, खासतौर पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान माहौल कैसा था देश का, और दूसरी चीज़ ये भी जानेंगे कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो किस तरीके की चीज़ों से गुजर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कविता का अर्थ, और फिर जानेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे कवि परिचय कौन था, यानी कि हमारे कवि महोदय जो जो थे वो कौन थे। तो बेटा यहाँ ना हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कवि की जो हिंदी के अंदर ना किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। देखो, हिंदी साहित्य में कवि तो कई हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कवि बहुत कम हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज ना हो। ठीक है, जैसे कई कवियों के बारे में आपको बताना पड़ता, अच्छा ये भी कवि थे, पर कुछ कवि ऐसे हुए हैं कि जो हिंदी की भाषा का पर्याय ही हैं, जो भाषा का पर्याय कहे जाते हैं। ऐसे ही एक कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। ठीक है, और कब हुआ था भैया? तो डेट आप देख ही पा रहे हैं कि 1889 को इनका जन्म हुआ था, और 1968 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख लिखने की जो विधा है, ठीक है, वो हिंदी गद्य और हिंदी कविता की, यानी खड़ी जो बोली है उनके अंदर उन्होंने गद्य और कविता दो विधाओं को अपनाया। ठीक है, अगर प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें, ठीक है, उनकी तो हिम किरीटनी है, साहित्य देवता है, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब बेटा यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि साहित्य देवता जो है वो गद्य की विधा है। ठीक है, ये निबंध संग्रह है तो ये इनकी गद्य की विधा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो केवल यहीं तक नहीं है, एक राइटर ही बस नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा भी उन्होंने संपादन का कार्य भी किया है, उन्होंने पत्रकारिता भी करी है। तो पत्रकारिता के अंदर उन्होंने प्रभा, ठीक है, कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जो अपने समय की मानी हुई पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो था उनका साहित्यिक परिचय। अब बढ़ते हैं उनके जीवन परिचय पर कि जीवन में एक साधारण से व्यक्ति की एक लेखक बनने की शुरुआत होती कैसे है। तो देखो बच्चा अपने करियर की जो शुरुआत करते हैं ना, ये जो लिखने की शुरुआत करते हैं, शुरुआती दौर में तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक शिक्षक होते हैं। ठीक है, पर होता यह है कि बहुत ज़्यादा समय तक वो शिक्षक रह नहीं जाते हैं, वो अपना रुख जो है वो पत्रकारिता की ओर करते हैं, और एक सफल पत्रकार बनकर उभरते भी हैं। और इस पत्रकारिता के दौर में उनकी जो प्रतिभा है वो बड़ी ही निखर कर सामने आती है। एक पत्रकार तो वो थे ही, एक पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित तो हो ही गए थे, साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी, लेखन का कार्य भी शुरू किया, और इसी लेखनी के कारण, इसी लेखनी की प्रतिभा के कारण उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जैसे पद्म भूषण है। ठीक है, पद्म भूषण के साथ साथ हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान भी कहा जाता है। और बेटा इनकी काव्य चेतना के कारण, इनके काव्य के जो तत्व हैं, ठीक है, जो काव्य की विशेषता है, इसी विशेषता के कारण इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इनको जो उपमा दी जाती है वो इस रूप में दी जाती है कि ये एक भारतीय आत्मा थे, क्योंकि इनकी जो लिखने की शैली है ना वो कहीं भारतीय लोगों के व्यथा को भी बताती है। स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति के दौरान ये लिख रहे थे, तो कुछ चीज़ें ऐसी आई उनके काव्य में। देखिए, काव्य कभी भी हो इस तरीके से नहीं हो सकता, जो समाज में होगा वो कहीं ना कहीं आपकी कविता में झलकेगा, जिस तरीके के माहौल में आप रहेंगे वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी कविता में झलकेगी। तो यही इनके साथ होता है, उस समय के माहौल की बहुत सारी चीज़ें इनकी कविता के अंदर देखने को मिलती हैं, और यहीं से ना इसी कारण इन्हें कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। तो बेटा ये था हमारा कवि परिचय। अब हम बढ़ते हैं आज की कविता की ओर। तो देखो बेटा, कैदी और कोकिला एक कविता है हमारी, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, और इस कविता के अंदर ना इसका पहले संदर्भ समझ लो कि वास्तव में कविता है क्या। देखो, होता क्या है कि कैदी और कोकिला उस समय की कविता है,
उस समय का कवि काव्य है जब एक बार हमारे लेखक महोदय जेल में होते हैं। देखिए होता क्या है कि माखनलाल चतुर्वेदी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी भाग लिया था, पत्रकार थे, तो इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा अपनी लेखनी के चलते। और जेल जाने के बाद वहाँ तरह तरह की यातना सहनी पड़ी। ठीक है, देखो जेल ना कहने के लिए जेल होता है, जेल साक्षात नर्क है। ठीक है, तो जिसने कभी नर्क ना देखा हो एक बार जेल का चक्कर लगा सकता है, बस जाना तो नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरीके की यातनाएं जो हैं वो बहुत बुरी तरीके की यातना, बहुत बुरी तरीके का टॉर्चर जो है वो जेलों के अंदर होता था, खासतौर पर अंग्रेज़ों के ज़माने में। ठीक है, तो उस दौरान ना कभी बड़ा निराश हो जाता है, बड़े हताश हो जाता है, और उसी हताशा में वो एक चिड़िया को देखता है। ठीक है, एक कोकिला को देखता है और कोकिला से अपनी बात कहता है। ठीक है, तो यहाँ ना कोकिला को उपमा मानकर कवि अपनी बात कहता है, अपनी बात को समझाता है। ठीक है, और अपने जो एकाकीपन होता है ना कवि का, वो इस कविता में झलकता है कि कवि का जो एकाकीपन है और कोकिला के जो मधुर गीत हैं उन दोनों को वो कैसे बताता है कि भाई तुम तो बड़े मधुर गीत गाती हो पर मैं अकेला हूँ। तो यहाँ इस तरीके से कविता का भाव है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे और समझते हैं कविता का अर्थ। तो देखिए कविता इस प्रकार से है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसी का कोकिला बोलो तो क्या गाती हो का अर्थ क्या है कि वो कवि जो है वो कोकिला से ये पूछता है कि तुम क्या गा रही हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, और फिर आगे ये कहता है कि तुम क्यों रह जाती हो। ठीक है, क्यों रह जाती हो। अब रह जाती हो का बेटा जो अर्थ होता है वो होता है रुक जाना। ठीक है, रुक जाना। ठीक है, तो ये बात कहते हैं कि भाई क्यों रुक जाती हो। और फिर आगे कहता है कवि कि कोकिला बोलो तो, हे कोयल तुम ये बताओ कि तुम क्या गाती हो, और फिर बीच बीच में क्यों रुक जाती हो। ठीक है, और ऐसा कौन सी चीज़ या ऐसा कौन सा संदेश जो है वो तुम बता रही हो हमें। ठीक है, तो ये सारी बातें वो कोकिला से यानी कि कोयल से पूछता है। ठीक है, तो बेटा ये था पहले पद का अर्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पैराग्राफ की ओर। तो देखिए अगला पैराग्राफ है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर बटमारों के घेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ ना पहले अर्थ समझ लो। बटमार मतलब होता है उठाई गिरा, जो चोरू चक्का। ठीक है, जो रास्ते में लोगों को लूट लेते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, बटमार, चोरू चक्का या उठाई गिरा। ठीक है, फिर आगे एक शब्द आया है क्या, आली। आली का अर्थ होता है रात। काली मामई मतलब कालापन लिए हुए। ठीक है, तो अब इसका भाव समझ लो। ठीक है, हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। यहाँ ना कवि ये बताता है, कोकिल से बात करते हुए ये कहता है कि जो मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये जो जेल की दीवारें हैं एकदम काली काली हैं, एकदम काली दीवारों के अंदर मैं रह रहा हूँ, और यहाँ चोर उचक के सारे लोग, तमाम किस्म के अपराधी भी हमारे साथ रह रहे हैं। ठीक है, और बेटा आगे ये बताते हैं कि भाई यहाँ जीने के लिए तो कोई साधन है ही नहीं। जो अंग्रेज़ है ना वो खाने के लिए भी ढंग से खाना नहीं दे रहे हैं और मरने भी नहीं दे रहे हैं। इस अवस्था में है कि ना तुम जी पाओ ना तुम मर पाओ। ठीक है, ये एक बात कहते हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं कि भैया जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। तो देखो यहाँ एक बात ये बताई जा रही है कि जब क्रांतिकारी जेल के अंदर थे ना तो उनका जीवन हमेशा संकटों में घिरा रहता था, और इसी संकट को उन्होंने जीवन का कड़ा पहरा माना है। फिर ये कह रहे हैं कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ठीक है, यानी कि ये बता रहे हैं कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये राज कर रहे हैं या शासन व्यवस्था चला रहे हैं या घोर अंधेर मचा कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से ये देश को लूट रहे हैं, जिस तरीके से क्रांतिकारियों के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा उसको माना नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अत्याचार तो कर ही रहे हैं। ठीक है, फिर आगे इसी बात को उपमा के रूप में ये कहते हैं कवि, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी चंद्रमा जो है वो भी ना छोड़कर चला गया है, अमावस्या की रात है उस वो भी रात को निराश करके चला गया है, और रात भी कैसी है, बहुत काली है, बहुत घना अंधेरा है। ठीक है, अब यहाँ घना अंधेरे से मतलब है कि अंधकार फैला हुआ है। ठीक है, कहीं भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। यहाँ इस बात को काली रात के माध्यम से इंगित किया गया। फिर देखो क्या कह रहे हैं, इस समय काली माँ मई जागी क्यों आली। ठीक है, तो मतलब इस काली माँ में इस समय रात में तुम क्यों जाग गई हूँ। ठीक है,
ये बात उन्होंने कही है, ठीक है। अब देखो आली शब्द आया है, यहाँ ना ये शब्द प्रयोग किया जाता है भौरे के लिए, भौरा, ठीक है। लेकिन यहाँ ना इसका प्रयोग किया गया है कोयल के लिए, कोयल, ठीक है। और कोयल के लिए क्यों किया गया है? क्योंकि कोयल गाती है, ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये बात समझ गए होगे बच्चों, यहाँ इस बात को ध्यान रखना, कई बार शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, ठीक है। हूक पड़ी, हूक का अर्थ होता है पीड़ा। इस पैराग्राफ में कवि ये बताता है, कोयल से बात करते हुए, कोकिला से बात करते हुए, कि क्या कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई बहुत भयंकर पीड़ा हुई है, और ऐसी पीड़ा जिसका बोझ जो है वो तुम झेल नहीं पा रही हो। कोकिला बोलो तो बताओ क्या हुआ है कोकिला। फिर आगे ये कहता है कवि कि क्या लुटा तुम्हारा मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी कि हे मृदुल वैभव को रखवाली, यानी कि देखो ये बात इसलिए कही गई है कि कविता जो कोयल होती है ना वो बहुत ही मधुर गाती है, तो उसको कहते हैं मृदुल वैभव की रखवाली। ऐसी उपमा देकर पूछा गया है कि भाई क्या बात है, आप जो है ना इतनी मनोहर गाने वाली हैं, आपका क्या लुट गया है, आप ऐसी घनी रात में क्यों घूम रही हैं, ठीक है। ये बात जो है उस पैराग्राफ में कवि कहता है। फिर देखो, कोकिला बोलो तो क्या हुआ बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो बेटा यहाँ ना लेखक जो है वो कोकिला से प्रश्न करता है कि भाई तुम जो इतनी रात में बोल रही हो, इतनी रात में जो चीख रही हो, इसका क्या कारण है, कोई विशेष समस्या या कोई विशेष आपत्ति आई है। फिर इसी बात को कहता है आगे कि क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं देखी हैं। अभी भैया दावानल क्या होता है, तो दावानल होता है जंगल की आग, ठीक है। कभी कभी ना जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, और वो आग जो है वो कभी शांत नहीं होती है, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं दावानल। जंगल में जो आग लग जाती है अचानक से, उसे कहते हैं दावानल। तो इस पैराग्राफ में बेटा कवि महोदय जो हैं वो कोकिला से प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ है, क्या तुमने ऐसी चीज देख ली है जिसके कारण तुम इतनी बावली हो गई हो, यानी कि पागल हो गई हो, ठीक है। पागल भी कहते हैं और बदहवास भी कहते हैं, ठीक है। तो पागल हो गई हो और अर्धरात्रि को चीख रही हो, क्योंकि कोयल जो है ना वो सुबह के समय गाती है, या तो सुबह के समय या शाम के समय। तो बच्चा यहाँ ना वही बात लेखक कहते हैं कि भाई इतनी रात में जो तुम चिल्ला रही हो उसका क्या कारण है, क्या तुमने कहीं दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं, यानी कि तुमने कहीं कुछ ऐसा देख लिया है जो नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इस बात को कवि कहता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। आगे कवि ये बताते हैं, पूछते हैं उससे, अर्धरात्रि को चीखी क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, ठीक है। तो यहाँ बेटा बहुत एक मार्मिक बात का चित्रण किया गया। देखो होता क्या है कि अंग्रेज़ों के समय में जो क्रांतिकारी होते थे उनको बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, तरह तरह की यातना, इस तरीके की कि अगर आप उनको सुन बस लेना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। इसी क्रम में लेखक ये बताता है कि भाई अर्धरात्रि के समय कोयल जो है वो क्यों चीख रही है, भाई उसका क्या कारण है, क्या तुमने जंजीरों का गहना देख लिया है, यानी कि एक आदमी को जो है, एक क्रांतिकारी को है, क्या तुमने जंजीरों में जकड़ा हुआ देख लिया है, ठीक है, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ देख लिया है, ठीक है। फिर आगे ये बताते हैं कि ब्रिटिश राज के समय में ये तो गहना है। अब इसको यहाँ गहना क्यों कहा है ये बात भी समझ लो। गहना इसलिए कहा है बेटा क्योंकि देखो यहाँ जब क्रांतिकारी क्रांति कर रहे थे तो उन्हें जेल जाना पड़ता था, हथकड़ियाँ लगती थी, पर ये सम्मान की बात थी क्योंकि वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा था, ठीक है। तो इस बात को ना उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि जो हथकड़ियाँ हैं वो भी गहना ही है हमारे लिए, ठीक है। फिर आगे लेखक ये बताता है कि भाई जब वो कैद में है ना तो वो अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट खींच रहा है। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझ लो, ये मोट क्या होता है, एक शब्द आया है मोट। मोट ना देखो बहुत पुराने ज़माने में जब ये बिजली बहुत अच्छी जगह नहीं पहुंच पाई थी तो किसान जो क्या करते थे कि एक बहुत बड़ी घिरनी बनाया करते थे, ठीक है, और उस घिरनी को ना
चलाने के लिए बैलों के कंधे पर मोट बांध दिया करते थे और उससे उस घिरनी को चलाया करते थे। ठीक है, तो वो जो है वो एक तरीके का इक्विपमेंट है जो खेती में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं मोट। तो लेखक जो है ना, लेखक के साथ वो बताता है कि जब वो जेल में था तो वो मोट बांध के कोलू खींचा करता था, मतलब इस तरीके से अपने जीवन को चलाया करता था। वहाँ इस तरीके से उसे यातनाएं मिलती थी और कभी भी उसने हार नहीं मानी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यही जो तरीका था, ठीक है, कि इस तरीके से वो झुकता नहीं था, सज़ा में होते हुए भी वो कभी झुका नहीं था। ठीक है, तो ये वो बात थी। ठीक है बच्चा, और इसी बात को कभी कहता है कि भाई दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली। ठीक है, वो तो कवि कहता है कि भाई दिन तो हमारा कट ही जाता है, उसके अंदर करुणा की क्या बात है जागे। ठीक है, पर रात में गजब ढा रही वाली, मतलब रात में तुम जो चीख रही हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई क्यों चीख रही हो। ठीक है, फिर आगे देखिए अगले पद में क्या कहते हैं कवि, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, यानी कि इतनी रात में आप क्यों रो रही हैं। कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिला बोलो तो देखो बेटा यहाँ ना लेखक ने ये बताया है कि भाई इतनी रात में क्यों रो रही हो, और फिर आगे ये भी बताया है कि भाई रो रो कर जो तुम विद्रोह का बीज बो रही हो, ठीक है, जो क्रांति की तुम बात कर रही हो इसका क्या कारण है। ठीक है, और इस तरीके से इस क्रांति का बीज तुम क्यों बो रही हो। ठीक है, तो ये अर्थ भी बेटा हो गया कंप्लीट। आइए बढ़ते हैं आगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरे काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहले ही हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो बेटा यहाँ ना लेखक ये बता रहे हैं कि काली रात है, ठीक है, और लोग काली रात में काले काले कारनामे भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो काला है ना, यहाँ मेरी कल्पना भी काली हो गई है, मेरा काल कोठरी भी काली है। तो कुल मिलाकर यहाँ कवि ये बता रहा है कि इस काली रात में हम पर जो अत्याचार ढाए जा रहे हैं, जो अत्याचार हम पर हो रहे हैं, वो सारी की सारी करनियाँ भी गलत हैं, तो इसीलिए उसे कहा गया काला। फिर आगे कभी बताते हैं कि मेरी जो कल्पना है वो भी काली हो चुकी, मतलब मैं बहुत दूर तक सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ। ठीक है, और मेरी कालकोठरियों का रंग भी काला है। ठीक है, तो यहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो नकारात्मक होती जा रही हैं, पर तुम जो है वो हुंकृति भर रही हो, यानी कि हुंकार भर रही हो, और एक तरीके से ना चुनौती दे रही हो, एक तरीके से अंग्रेजी समाजवाद, अंग्रेजियों को जो अंग्रेजियत है ना, जो ब्रिटिश राज है, उसको तुम एक तरीके से चुनौती दे रही हो। तो ये बात क्यों है। ठीक है, फिर आगे ये बताती है इस काले संकट सागर पर मरने वाली मदमाती क्यों। तो भाई इस जो कालापन चल रहा है, ठीक है, ये जो कालापन है, जो संकट का समय है, इस पर इसका निराकरण के लिए तुम जो मरने जा रही हो वो भी ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखो क्या कहते हैं, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों हो तैराती बोलो तो वो ये कह रहे हैं कवि महोदय कि भाई कोकिला ये तो बताओ, कोयल तुम ये तो बताओ कि तुम क्यों अपने गीत गुनगुना रही हो और इन गीतों के माध्यम से क्यों प्रेरणा दे रही हो। ठीक है, तो यहाँ तक था बेटा इसका। चलिए बढ़ते आगे। अब आगे लाइन में देखो क्या कहते हैं कवि, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, मतलब कोयल को तो ना उड़ने के लिए आकाश मिला है, रहने के लिए हरियाली वाले पेड़ मिले हैं, पर हमारे कवि महोदय जो हैं वो जेल काट रहे हैं, तो उन्हें इस बात का निराशा होती है। तेरा नभ नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तो कोयल से फिर वो कहते हैं कि भैया तुम तो संसार भर में घूमती हो, पर मैं तो केवल और केवल कहाँ रहता हूँ, एक कालकोठरी में जिसकी लंबा चौड़ाई कुल मिलाकर 10 फुट है। तेरे गीत कहावतें वाह, रोना भी मुझे आह, रोना भी मुझे गुनाह। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई कवि कोयल तो जो मस्त गाती है, पर मुझे तो रोने के लिए भी मुझे सजा दी जाती है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। ठीक है, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि भाई कोयल का और मेरा जो अंतर है, ये देखकर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि भाई जलन हो रही है मुझे तो एक तरीके से। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई कोयल की इस स्थिति को देखकर, कोयल की इस जाति को देखकर मैं अपनी कृति से और बताओ क्या कर सकता हूँ। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किस में भर दूं, कोकिला बोलो तो।
तो यहाँ कोकिला से प्रश्न कर रहे हैं कि भाई तुम स्वतंत्र हो, मैं बद्ध हूँ, तो किस तरीके से जीवन को जिया जा सकता है। फिर आगे ये कहते हैं कि भाई कोकिला आगे बोलो कि मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब महात्मा गांधी का जो व्रत था ना, अहिंसा का व्रत, इसमें प्राणों का आसव किस प्रकार से मैं भर सकता हूँ, ठीक है, यानी कि किस प्रकार से अपने प्राणों का बलिदान मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ था बेटा कोकिला और कैदी का अर्थ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर समझ लो कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखो, कोयल की कूक सुनकर ना कवि को ऐसा लगा था कि कवि जो है, कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। तो देखो बेटा, होता यह है कि हमारे जो कवि महोदय हैं वो होते हैं जेल में, और जब कोयल की कूक सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोयल जो है वो हमारे मन की बात कह रही है, हमें ना एक नई चेतना और एक नई सृष्टि का संचार दे रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ढाढ़स बता रही है। और फिर देखो, जेल में जब कवि था तो बहुत सारी यातना, बहुत सारी घटनाओं को भी झेल रहा था, तो उसके मन में ये विचार आता है कि कहीं ना कहीं ये जो कोयल है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी यातनाओं को भी हमसे साझा कर रही है, हमें ढाढ़स बधा रही है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना व्यक्त की है। इन शॉर्ट पूछा गया है कि कोकिल जो है वो किन कारणों से बोल सकती है। तो देखो, पहला कारण ये है कि भाई कठिनाई के समय में कोकिल जो है वो क्रांतिकारियों को धैर्य बंधा रही है, ठीक है। फिर ये है कि क्रांतिकारियों को कोकिल जो है वो क्या है, उसके कष्टों पर संवेदना प्रकट कर रही है, क्योंकि अंग्रेजी राज में बहुत भयंकर यातनाएं दी जाती थी, ठीक है। अगला जो है वो कारण ये भी हो सकता है कि क्रांतिकारियों के कष्ट को देखकर कोयल जो है वो पागल हो गई है, वो बदहवास हो गई है और रात में चीख रही है, ठीक है। और सबसे अंत में एक कारण और हो सकता है कि कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। तो ये 4 कारण हो सकते हैं जिस कारण कोयल जो है वो बोल रही है, ठीक है। तो इनमें से बेटा इसी तरीके से लिखिएगा परीक्षा में, ठीक है, ताकि अच्छे खासे आपको नंबर मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभावों से की गई है और क्यों। तो देखो बेटा, यहाँ ना सीधा सीधा है कि अंग्रेजी शासन की जो तुलना है वो तम के प्रभावों से की गई है। और तम के प्रभावों से क्यों की गई ये भी समझ लो, क्योंकि अंग्रेजों ने ना जितना अत्याचार, जितना लूट खसोट मचाया था, उतना जो है वो सारा का सारा अत्याचार की श्रेणी में आता था। उन्होंने कभी भी कोई भी ऐसा कार्य किया ही नहीं जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक था। तमाम कार्यों के पीछे लूट खसोट, अत्याचार और तमाम तरीके के काले कारनामे ही छिपे हुए थे। इसीलिए उसे ना इस कविता में तम के प्रभाव से इंगित किया गया है, यानी कि तम का जो प्रभाव है वो अंग्रेजी शासन को कहा गया है, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो बेटा देखो, यहाँ ना कविता के आधार पर यातनाओं का वर्णन तो बहुत आसान है, पर जो चीज़ें नहीं है कविता के अंदर वो भी समझ लो एक बार, कि उस दौर में ना बहुत सारा कष्ट भी लोगों को मिला है। देखो, तमाम तरीके की सज़ाएं जो होती हैं, तमाम तरीके के जो फिजिकल टॉर्चर्स होते हैं, मेंटल टॉर्चर्स होते हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजों ने किए हैं। इसके कई जगह सबूत भी मिलते हैं, ठीक है। कई जगह जैसे आप आजकल के दौर में तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कई तरीके की बुक्स अवेलेबल हैं, पर पहले कहाँ सुना होता था। तो लोग ऐसा बताते हैं कि नाखून उखाड़ देना या कई तरीके से हाथ पैर काट देना, बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटा देना, तो कई तरीके के अत्याचार लोगों ने उस समय अंग्रेजों ने किए हैं। और इस कविता के आधार पर यदि बात करें तो देखिए क्या गया बताया गया है कि ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेलों में रखा जाता था, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था, बात बात पर गालियां दी जाती थी, उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। तो इनके समय में ना, अंग्रेजों के समय में एक फेमस सजा होती थी काला पानी, जो बहुत भयंकर सजा मानी जाती थी, ठीक है। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी है वो डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। तो वहाँ ना इस तरीके की भयानक भयानक सजाएं दी जाती थी, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। अब यहाँ ना बेटा भाव विस्तार करना है। तो देखो, इस भाव विस्तार में ना एक लाइन दी जाती है आपको, और उस भाव का, उस पंक्ति का आपको विस्तार करना पड़ता है, उस पंक्ति का आपको अर्थ बताना पड़ता है। तो एक पंक्ति हमें दी गई है, आइए उसके अर्थ को समझते हैं। तो अर्थ इस प्रकार से है, कविता के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है, अब वह मतलब कवि, हमारा कवि पूछता है कि वह जेल में
अपना मधुर स्वर गूंजा कर यानी कि गा कर उससे क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कवि महोदय जो हैं हमारे, वो कोयल से पूछ रहे हैं कि इस विपत्ति के समय में, इस कष्ट के समय में तुम जो मधुर स्वर से बात कह रही हो, आखिर ये बात है क्या, क्या कहना चाहती हो। ठीक है, तो ये एक बात थी। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए अगला पद है, सॉरी अगली लाइन है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। अब इसका अर्थ समझ लो, कवि कहता है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से वे सफल नहीं हो सकते। देखो बेटा होता क्या है, ये सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग तो क्रांतिकारी अत्याचार झेलते भी थे और झेले भी हैं, तभी हम आज़ाद हो पाए। पर अत्याचार के पीछे एक साइकोलॉजी होता है। देखो हमेशा ना, जब भी कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग पर राज करना चाहेगा तो दो तरीके से करता है। पहले ना आर्थिक सत्ता काबू में करता है, उसका सारा पैसा छीन लिया जाता है। ठीक है, और फिर उस पर फिजिकल टॉर्चर्स किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर की शक्ति को तोड़ा जाता है। तो होता यह है कि विद्रोह तब शुरू होता है जब आपके आर्थिक साधन जो है वो ले लिए जाएं और आपका फिजिकल टॉर्चर चरम पर पहुंच जाए। ठीक है, तभी विद्रोह जन्मता है, तभी क्रांति ही जन्मती है। तो आप देखिएगा जब भी कहीं भी क्रांति की बात की जाती हो, कहीं भी स्वतंत्रता की बात की जाती हो, तो वहाँ इतिहास में आपको कहीं ना कहीं फिजिकल टॉर्चर जरूर मिलेगा और भर भर के मिलता है। ठीक है, तो उसका कारण यही होता है और यही इस बात को कहा गया है कि ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं खाली करना है वो यही है कि फिजिकल टॉर्चर के आगे, मतलब शारीरिक कष्टों के आगे हार ना मानने से था। ठीक है, चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो भैया पूछ रहे हैं हमसे प्रश्न में कि भाई कोयल जो चीख रही है वो क्यों चीख रही थी। तो यहाँ ना उत्तर इस प्रकार से है, आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश और असंतोष की ज्वाला को देख ली होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ कहने की बात यह है कि जो अत्याचार जो लोग झेल रहे थे, जो माहौल था देश का, वह जो है वो इस तरीके से हो गया था कि सभी लोग आक्रोशित थे और अब कभी भी क्रांति की ज्वाला जो है वो भड़क सकती थी। और इसी बात को ना कविता के अंदर दावानल कहा गया है। ठीक है, और इसी भड़कती हुई आग का अंदेशा देने के लिए, इसी भड़कती हुई आग की सूचना देने के लिए कोयल जो है वो जेल में जाकर कूकती है। ठीक है, यानी कि अपनी मधुर संगीत से कवि को अंदेशा देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो भैया कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है कि कवि है कैद में और कोयल स्वतंत्र घूमती है। कोयल का जो घर है ना वो बढ़िया शानदार पेड़ पर है, पर हमारे कवि महोदय जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और जेल में तरह तरह की यातनाएं सह रहे हैं, तरह तरह के कष्ट सह रहे हैं। तो वो क्रम है। और देखो बेटा होता क्या है संसार में, यही है कि सुख जो है ना, सुख को देखकर दुख जो होता है वो दुखी ही होता है। ठीक है, अगर कोई दुखी व्यक्ति है वो सुख को देखेगा तो बड़ा ही निराश हो जाएगा। ठीक है, कि यार ये सुखी क्यों है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रम है जीवन का कि सुखी व्यक्ति को देखकर दुखी व्यक्ति हमेशा निराश होता है, बड़ा ही उसे जलन होती है। ठीक है, तो इसी बात को कहा गया है कविता में कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। अब भाई ईर्ष्या इसीलिए हो रही है क्योंकि कोयल जो है वो हरियाली का आनंद लेती है, स्वतंत्र घूम रही है, पर हमारे कवि महोदय जो हैं वो 10 फुट की अंधेरी सी कोठरी में दबे पड़े हैं और तरह तरह के शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर उन्हें कोयल से ईर्ष्या होती है। चलिए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो बेटा देखो कोयल की जो स्मृतियां हैं वो होती हैं बहुत मधुर स्मृतियां, क्योंकि कोयल जो है वो गाती है और गाने का अर्थ है सुख समृद्धि ऐश्वर्य से। गाने का अर्थ यहाँ लिया गया है सामाजिक सरसता से, अच्छे माहौल से। पर अब जब जो कोयल है ना वो इस स्मृतियों को नष्ट करने वाली, क्योंकि उसकी जो सामाजिक सरसता यानी कि जो उसका स्वर है वो अब मुखरित हो चुका है और ये वह अंदेशा दे रही है कि अब क्रांति होने वाली है। तो वो अपनी सुखद यादों को नष्ट करते हुए दुखद यादों की ओर, यानी कि सुखद यादों को नष्ट करते हुए दावानल की जो सूचना है वो दे रही है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो देखो बेटा हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, और जब लड़ रहे थे तो ये कोई चोरी चकारी वाला या कोई गलत काम नहीं था।
ठीक है। वो लड़ रहे थे अपना हक को पाने के लिए, और इसी बात को लेकर उन्हें तरह तरह के टॉर्चर झेलने पड़ते थे। कई बार जेल जाना पड़ता था। अंग्रेजों ने पकड़ लेते थे और हथकड़ी लगाते थे। तो जब उन्हें हथकड़ी लगाते थे तो इसी बात को बड़े सम्मान से कहते थे, बड़े गर्व से कहते थे कि भाई देखो, हमें तो ना सरकारी गहने मिले हैं पहनने के लिए। ठीक है, इस तरीके से वो हथकड़ी को गहना बताते थे। ठीक है, और ये बताते थे कि आप गलत कर रहे हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं वो गलत कर रहे हैं और क्रांतिकारी जो हैं वो सही राह पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मान सकते हैं, और ये बात सच भी है, कि अंग्रेजों के समय क्रांतिकारियों ने जिन हथकड़ियों को पहना, ठीक है, वो हथकड़ियाँ उन्हें गहनों के समान थी। ठीक है, और इस बात को कहकर उन्होंने अपनी क्रांति के आंदोलन को महत्वता दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, काली तू ए काली, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार की विवेचना कीजिए। तो बेटा देखो, काली जो शब्द है ना, काली, ये शब्द जो है वो किसके लिए किया गया है? ये शब्द जो है वो कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे रात के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, कोयल के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, और काल कोठरी यानी कि जेल के लिए भी, कोठरी के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है, कोयल के लिए भी किया गया है, कोयल तुम लिख ही चुके हैं, ठीक है, और अंग्रेजों की करतूतों के लिए, अंग्रेजी अत्याचार के लिए, अत्याचार के लिए भी कोयल का प्रयोग किया गया, सॉरी काले शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ना काले शब्द का जो काली शब्द है उसका प्रयोग हमें कई संदर्भों में देखने को मिलता है। जैसे हथकड़ियों में, रात में कोयल आदि के रंग रूप को भी काला बनाने के लिए किया गया है। फिर अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामों को भी काले के लिए बताने के लिए किया गया है। फिर पराधीन भारतीयों को भविष्य और अंधकार में बताने के लिए भी काली शब्द का प्रयोग किया गया है। और आगे बताया गया है अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में भी इसे काली के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से काली शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भैया यहाँ पूछा गया है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, तो इसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो देखो बेटा, काव्य सौंदर्य बस इतना सा है कि यहाँ कोयल से ना प्रश्न किया जाता है कि भाई तुमने किस चीज़ की दावानल की ज्वालाएं देखी हैं, और कोयल का मानवीकरण प्रभावी बनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ ना कोयल को मानवीकरण के अंदर डाला गया है। फिर देखो आगे क्या किया गया है, दावानल में ना रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है भैया, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है उस प्रकार से है, तेरे गीत कहावतें वाह रोना भी, मुझे गुनाह देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। तो इसका भाव विस्तार है। इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं की तुलनात्मक वर्णन किया गया है। ठीक है, कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं होता है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। रचना और अभिव्यक्ति अति सुंदर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी इस प्रश्न का उत्तर हमने समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ ना देखो, हमने कविता को समझा था, लेखक परिचय प्राप्त किया था, कविता के मूल अर्थ को जाना था और कविता के उद्देश्य को जाना था कि कविता किस बात को लेकर कही गई थी। पर यहाँ ना उससे पहले भी मैंने आपसे एक पहेली पूछी थी। ठीक है, और पहेली में ये पूछा था कि राग सुरीली रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ पर डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। ठीक है, तो ये जो हमारी पहेली थी इसका आंसर था कोयल, क्योंकि कोयल जो होती है वो सुरीली होती है, पर सुरीली होने के साथ साथ काली भी होती है। और कोयल जो है वो सबको पसंद आती है क्योंकि उसकी जो आवाज़ है बहुत मीठी होती है। ठीक है, और कोयल पेड़ पर बैठकर गाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पहेली का उत्तर जो था वो था कोयल। आशा है बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही गैस कर लिया होगा, पहले ही उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, तो बच्चा ये था इस पहेली का उत्तर। मिलते हैं आगे कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर अगले सेशन में। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।